नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। और हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। गैलीलियो के समीकरण आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। गैलीलियो ने 3 प्रकार के समीकरण दिए हैं और ये समीकरण की एक विशेष कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा। और ये कंडीशन आप कई बार नहीं अप्लाई करते हो। गैलीलियो के जो तीनों समीकरण थे वो एक समान त्वरण के लिए ही लागू होते हैं। समरूप वेग कह दो या एक समान त्वरण कह दो, उसी के लिए गैलीलियो के समीकरण अप्लाई होंगे। तो आज हम गैलीलियो के समीकरण पढ़ेंगे और गैलीलियो के समीकरण से हम 3-4 बातें निकल के आएंगी, वो सारी यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो गैलीलियो समीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गैलीलियो समीकरण की थी वो क्या थी? एक समान त्वरण हेतु लागू। सबसे पहले तो क्या है? एक समान त्वरण होना चाहिए, त्वरण घटता या बढ़ता नहीं होना चाहिए। एक समान त्वरण हेतु या कह दूं समरूप वेग हेतु लागू। समरूप वेग का मतलब होता है वेग या तो निश्चित तौर से घटता हो या निश्चित तौर से बढ़ता हो। ऐसा नहीं है कि चरघातांकी रूप से घटे या बढ़े, ठीक है। तो समरूप वेग हेतु ये हमारी गैलीलियो की समीकरण, इन दोनों कंडीशनों या इन एक कंडीशनों एक ही बात है। तो ध्यान रखिए, गैलीलियो के समीकरण तभी अप्लाई होंगे जब हमारे पास क्या हो? एक समान त्वरण और समरूप वेग हो। देखिए पहला समीकरण कब लगता है गैलीलियो का, उसकी बात सुन लीजिए। पहला समीकरण लगता है कि समरूप त्वरण या एक समान त्वरण कह दूं, समरूप त्वरण में टी समय समरूप त्वरण के अधीन, समरूप त्वरण के अधीन टी समय में कण द्वारा प्राप्त वेग कितना हो जाएगा? कण द्वारा प्राप्त वेग, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर कुछ बता देता हूं चीजें। अगर v दे रखा है उसका मतलब होता है अंतिम वेग, अगर u दे रखा है उसका मतलब है प्रारंभिक वेग, t दे रखा है उसका मतलब समय है, s दे रखा है दूरी है, a दे रखा है तो क्या है? त्वरण। ये बातें ध्यान में रख लेना। s क्या रहती है? दूरी। t क्या रहता है? समय। u क्या रहता है? प्रारंभिक वेग। और v क्या रहता है? अंतिम वेग। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये बातें ध्यान में रखनी है कि v को अंतिम वेग कहेंगे, u को प्रारंभिक वेग कहेंगे, t समय, s दूरी और a त्वरण। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई कण विरामावस्था से चल रहा है, अब एक बात और सुनिएगा, यदि कोई कार या कण, ट्रक, कुछ भी है, फिजिक्स में दौड़ रहा है और वो विरामावस्था से, यानी विरामावस्था का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल जीरो वेग से अभी गति करनी स्टार्ट की है उसने, और जब गति करना स्टार्ट करता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग क्या मान लोगे? 0 मान लोगे, क्योंकि विरामावस्था से जब गति करता है तो प्रारंभिक वेग कितना होता है? 0 होता है। विरामावस्था से जो गति प्रारंभ करता है उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0 होता है। अगर ऐसा हो जाए कि कोई कार या बस है वो चल रही है और अचानक बीच के समय अंतराल से हम नोट करेंगे उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, कुछ ना कुछ वेग होगा, लेकिन अगर वो विरामावस्था से गति स्टार्ट कर रही है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था? 0 था। यानी पहला जो वेग था वो कितना था? 0। दूसरी बात सुनिए, कार चल रही है, कण चल रहा है, उसका ब्रेक लगा देते हैं, वो वहीं पर रुक जाता है, तब बताइए अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। उस कंडीशन में अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा भी। इन दोनों बातों को ध्यान में रख लेना। यदि कण रुक गया है अंत में जाकर, गति के दौरान, गति के उस परिकलन के समय अगर कण निश्चित गति के बाद रुक जाता है, उसका मतलब उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यदि कण विरामावस्था से गति स्टार्ट करता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है? क्या मान लिया जाएगा? 0 मान है लिया जाएगा। तो हमारे पास पहला समीकरण क्या कहता है कि यदि कोई कण एक त्वरण के अधीन गति कर रहा है और t समय में कितना वेग प्राप्त हो जाएगा, तो v बराबर, उसका फॉर्मूला दिया जाता है किससे? v बराबर u प्लस at से दिया जाएगा। तो v बराबर u प्लस at से ये फॉर्मूला दिया जाएगा। ये लो, ये है, ये क्या कह रहा है कि यदि कोई कण t समय तक गति करता है और वो कितना वेग प्राप्त कर लेता है, वो इतना वेग प्राप्त करेगा। अब सुनिए, यदि कोई वो कण
अगर विरामावस्था से गति कर रहा है तो उसका कितना मान लोगे, 0 मान लोगे। और ये दोनों चीजें आपको दी जाएंगी तो आप लास्ट वाला वेग क्या कर लोगे, परिकलन कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। यहां से समझ गए मेरी बात। तो ध्यान रखिएगा पहला फॉर्मूला ये है, ये कब लगाना है, जब आपके पास या तो प्रारंभिक वेग दिया हो, या आपके पास क्या दे रखा हो, त्वरण दे रखा हो, या आपके पास क्या दे रखा हो, समय दे रखा हो। उस कंडीशन में आपको अंतिम वेग कितना मानना है, अंतिम वेग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको ये चीज नहीं दे रखी, यानी आपको प्रारंभिक वेग नहीं दे रखा, तो मान के चलिए उसने कंडीशन बोली होगी क्या, विरामावस्था। क्या बोली होगी, विरामावस्था से गति स्टार्ट की है, और विरामावस्था से जब गति स्टार्ट की तब अपने आप समझ जाना अंतिम वेग कितना है, सॉरी प्रारंभिक वेग कितना मानोगे, 0 मानोगे। प्रारंभिक वेग कितना मानोगे भी, 0 मानोगे। ठीक है, आपको त्वरण दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, तो आप अंतिम वेग का अंदाजा लगा सकते हो, अंतिम वेग यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए दूसरी कंडीशन क्या है, गैलीलियो का पहला समीकरण हमारे पास है v बराबर u प्लस at। यदि कण विरामावस्था से तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0, v का मान अपने निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, दूसरा क्या है, गैलीलियो की इक्वेशन में दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है वही है समरूप त्वरण a के अधीन गति है। समरूप त्वरण तो मानेंगे गैलीलियो के समीकरण में, समरूप त्वरण के अधीन गति है कर रहे कण द्वारा t समय में तय की गई दूरी, t समय में तय की गई क्या, दूरी। t समय में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, उसके लिए गैलीलियो ने एक समीकरण दिया। वो क्या दिया, वो कहता है कि जब दूरी निकालनी हो और एक समान त्वरण हो और t समय में निकालनी हो तो एक फॉर्मूला लगा देना, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ये लो, ये फॉर्मूला आप पुट कर देना, यहां से आपको क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। यानी एक समान त्वरण के अंदर जब कोई कण गति करता है, एक समान त्वरण के अंदर जब कोई कण गति करता है तो आपके पास दूरी निकालनी पड़ जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ऐसी कंडीशन में आपको अगर प्रारंभिक वेग नहीं दिया जाए और विरामावस्था बोल दी जाए तब आप इसको क्या मान लोगे, 0। ये जब 0 हो जाता है तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0, और तब आपका इसका मान कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे इक्वेशन की। तीसरा इक्वेशन क्या कहता है गैलीलियो का, वो सुनिए। इस पे क्वेश्चन भी कर लेंगे अपने। गैलीलियो का तीसरा समीकरण क्या कहेगा वो सुने। यदि समरूप त्वरण के अधीन गति कर रहा है और कण t समय में गति कर रहा है, t समय तक गति कर रहा है, तब प्रारंभिक और अंतिम वेगों में संबंध क्या रह जाएगा, प्रारंभिक और अंतिम वेगों में t समय के दौरान प्रारंभिक और अंतिम वेगों में संबंध पूछा जाएगा। यानी आपको प्रारंभिक वेग देकर अंतिम पूछ लिया जाए, अंतिम वेग देकर प्रारंभिक पूछ लिया जाए, ऐसी कंडीशन में आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ऐसी कंडीशन में आपका गैलीलियो का थर्ड समीकरण लगाना है। और वो क्या कहता है, वो कहता है क्या, v स्क्वायर। गैलीलियो का थर्ड समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये समीकरण आपको पुट कर देना है, ये समीकरण आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये समीकरण आपको लगाकर और गैलीलियो के तीसरे समीकरण से आपको प्रारंभिक और अंतिम वेगों में संबंध मिल जाएगा। आपको प्रारंभिक देके अंतिम पूछ सकता है, अंतिम देके प्रारंभिक पूछ सकता है, दोनों देके दूरी पूछ सकता है, त्वरण पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो तीनों समीकरण हमारे हो चुके हैं क्लियर गैलीलियो के। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने, अगर क्षैतिज गति न होकर, सरलेखीय धरातलीय गति न होकर आसमान में किसी कण की गति हो रही है, उस कंडीशन में ध्यान रखना, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, क्या आसमान में दूरी नापी जाएगी, नहीं, आसमान में क्या नापी जाती है, ऊंचाई नापी जाती है। उस कंडीशन में जो तीनों समीकरण हैं, मैं यहाँ पे तीनों समीकरण दोबारा लिख देता हूं। उस कंडीशन में देखिए तीनों समीकरणों में क्या क्या चेंज आने वाला है, वही है एक समान त्वरण गति होगी, एक समान त्वरण के अधीन गति होगी। और तीनों समीकरण मैं यहां लिख रहा हूं। पहला समीकरण हमारे पास था v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये लो,
तीनों समीकरण हमारे पास आ चुकी हैं और तीनों समीकरणों में ये बताइए कौन सी रेखा के अधीन गति है। ये सरल रेखीय धरातलीय गति के दौरान है। किस पे? जब कण किस पर गति कर रहा हो, धरातल या पृथ्वी पर गति कर रहा हो। ये धरातलीय गति के दौरान समरूप त्वरण हेतु गैलीलियो समीकरण है। समरूप त्वरण हेतु गैलीलियो समीकरण है। गैलीलियो समीकरण है समरूप त्वरण हेतु, ये गैलीलियो समीकरण है। अब देखिए, अगर आपको आसमान में गति कर दी जाए और आसमान में कोई कण गति कर रहा है, कोई वस्तु गति कर रही है, उस कंडीशन में आपको प्रारंभिक वेग दे दिया जाता है, अंतिम वेग दे दिया जाए और पूछा जाए कितनी ऊंचाई तय कर लेगा या कितना त्वरण आएगा। उस कंडीशन में आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस ए को बदलना है। उस कंडीशन में जो त्वरण लगेगा वो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लगता है। क्या लगता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लगता है। उस कंडीशन में कौन सा लगेगा? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी लगेगा। तो आपको ए को हटा के क्या पुट कर देना है? अगर आसमान में गति हो रही है तो ए को हटा के क्या पुट कर देना है? जी पुट कर देना है। ए को हटा के क्या पुट कर देना है भाई? जी पुट कर देना है। और बताइए दूरी होती है या ऊंचाई? उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। उस कंडीशन में आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ये लो फॉर्मूले सेम। तो कहने का मतलब तीनों फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा चेंज आया। एक बात और सुनिए, अगर कण नीचे से ऊपर की तरफ गति कर रहा है, अगर कण नीचे से ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तब बताइए क्या होगा। और अगर कण ऊपर से नीचे की तरफ गति कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गति कर रहा है, तब बताइए क्या चेंज आएगा। तब बताएं क्या चेंज आएगा। नीचे से ऊपर की तरफ गति कर रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ गति कर रहा है। देखिए क्या करना है अपने को। अगर धरातलीय गति है तो अपने पास क्या है, सारे यहां पे प्लस साइन ही आएंगे और सभी की जगह वही आएगा ए, यहां पे एस और यहां पे ए एस, यही आएगा। धरातलीय गति के दौरान दो प्रकार की गति है, या तो कोई गेंद नीचे से आसमान की तरफ जा रही है या आसमान से नीचे की तरफ आ रही है। पहले स्टेप में नीचे से ऊपर की तरफ जब गति होती है तब आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना रखना है भाई? माइनस रखना है। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों होता है माइनस, वो सुनिए। आपके सामने एक गेंद है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब बोलो त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है या ऊपर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ जब कण को खींचता है, इसका मतलब उसमें क्या आएगा? रिटार्डेशन आएगा। क्या आएगा भाई? रिटार्डेशन आएगा। और रिटार्डेशन का मैंने अभी बताया मंदन, जिससे ये इसकी गति क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी और नीचे की तरफ वापस आने लग जाएगा। गेंद ऊपर की तरफ जाती है और नीचे भी आती है, यस और नो। वो अलग बात है कि प्लायन वेग से फेंका जाए तो नीचे नहीं आएगी। प्लायन वेग से अगर कोई वस्तु फेंकी जाती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, अगर कोई वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाती है और वापस लौट के नहीं आती। लेकिन अपने में इतना दम नहीं है कि अपने 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ सकें या किसी कण को ऊपर की तरफ भेज सकें। तो ध्यान रखिए, त्वरण किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। और जब नीचे आएगा तो नीचे लगेगा, यस और नो। तो गेंद ऊपर जा रही है तब त्वरण किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, यानी त्वरण उल्टी दिशा में लग रहा है। इस कंडीशन में ध्यान से देखिए, नीचे से ऊपर, यानी नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो त्वरण की दिशा क्या रहती है? माइनस। तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। या सीधा यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा? माइनस जी टी। वी बराबर यू माइनस है जी टी। दूसरी कंडीशन में भी यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर से नीचे की तरफ गति है, ऊपर है कण और नीचे गति कर रहा है, तब त्वरण भी क्या होगा? नीचे होगा, यानी त्वरण भी उसी दिशा में होगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, धरातल पर जब गति होती है तब आपको यहाँ पे प्लस ही रखना है और सारे ये वाले रखने हैं। लेकिन अगर आसमान में गति होती है तो दो प्रकार की, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ होती है। नीचे से ऊपर की तरफ होती है तब क्या लेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो त्वरण लेंगे माइनस में, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे त्वरण लेंगे प्लस में। वो होता है गुरुत्वीय त्वरण और उसका मान सभी को पता है कितना? 9.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेट कितना माना जाता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण होता है। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी गैलीलियो के समीकरणों की। गैलीलियो के समीकरणों की बात कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट अपने न्यूटन्स लॉ एंड मोशन की बात करते हैं। और न्यूटन्स लॉ एंड मोशन, जब न्यूटन ने बात की
समीकरण, गैलीलियो के समीकरण, देखो एक न्यूटन की एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया, उसमें प्रकाशित हुए, प्रिंसिपिया, उसमें प्रकाशित हुए न्यूटन के नियम, और ये न्यूटन के नियम गैलीलियो के ही आविष्कार थे। यानी गैलीलियो ने क्या किया, न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो के समीकरणों से ही न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए। गैलीलियो के प्रवर्धित रूप ही क्या था, न्यूटन के नियम थे। इसी से प्रेरणा लेकर उसने न्यूटन अपने न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए। वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।